अगर क्राइसिस वर्ड का हिंदी में अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब निकल के आता है संकट। लेकिन संकट का मतलब तो प्रॉब्लम भी होता है। तो क्या क्राइसिस एक साधारण प्रॉब्लम की तरह ही है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साधारण प्रॉब्लम के बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि ये प्रॉब्लम कब होगी और क्यों होगी। इसलिए हम साधारण प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले से ही रेडी होते हैं। लेकिन क्राइसिस एक साधारण प्रॉब्लम जैसी नहीं होती। क्राइसिस वाला संकट है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। कह सकते हैं क्राइसिस वो प्रॉब्लम या संकट है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि कब होगी। क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो कब होगी। जी हाँ, हमें पता ही नहीं होता कि कब होगी, लेकिन हमें ये पता होता है कि होगी जरूर। एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका में कुछ महीने पहले फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी और श्रीलंका के लोग उस देश को छोड़ के जाने लगे थे। लेकिन उससे भी बेहतर एग्जाम्पल है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को पूरी दुनिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रही थी, लेकिन अचानक वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस सुनने में आ रहे हैं। क्राइसिस को समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बांग्लादेश है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया बांग्लादेश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बता रही थी, लेकिन अचानक बांग्लादेश को फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब इन्हीं अचानक से आई हुई प्रॉब्लम को क्राइसिस कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर क्राइसिस कितने तरह के होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्राइसिस कितने टाइप्स के होते हैं। सिर्फ 8 तरह के ही मेन क्राइसिस होती हैं जो किसी भी देश या कंपनी में देखी जाती है, या फिर कोई भी देश या कंपनी सिर्फ 8 तरह के ही क्राइसिस का सामना करता है। और ये 8 तरह के क्राइसिस ही किसी भी देश को या फिर कंपनी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं। अब जो 8 तरह की क्राइसिस है वो है नेचुरल क्राइसिस, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ कन्फ्रंटेशन, क्राइसिस ऑफ मेल वायलेंस, र्यूमर्स, टेररिस्ट अटैक एंड वर्कप्लेस वायलेंस। र्यूमर्स, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस एंड वर्कप्लेस वायलेंस जैसी क्राइसिस का सामना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। चलिए अब इन क्राइसिस को डिटेल में समझते हैं। पहला है र्यूमर। किसी भी कंपनी या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसे गलत सलत र्यूमर फैला दिए जाते हैं। गलत र्यूमर से उस कंपनी के या फिर उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन पर काफ़ी बुरा असर होता है और उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बुरे सिचुएशन का फेस करना पड़ता है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर किसी की ज़रूरत बन चुकी है। ठीक उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज को भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। अब किसी वजह से किसी कंपनी के टेक्नोलॉजी में अचानक से खराबी आ जाने की वजह से उस कंपनी को टेक्नोलॉजी की क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से उसे लाखों करोड़ों रुपए का लॉस भी होता है और उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है, क्योंकि वो अपने सर्विस या प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक सही टाइम और सही तरीके से पहुंचाने में असफल हो जाती है। और ये सब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी क्राइसिस की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक्स कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सेल करती है। अब अचानक से उस कंपनी के वेबसाइट या सर्वर क्रैश हो जाता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। अब इसकी वजह से उस कंपनी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। अब ऐसी प्रॉब्लम को ही हम टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस कहते हैं। तीसरा है वर्क प्लेस वायलेंस। अब इस तरह की क्राइसिस ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे होते हैं। दरअसल ये 2 एम्प्लॉय के समूह के बीच का एक बहस होती है जो किसी मुद्दे को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इसी चीज़ को हम वर्क प्लेस वायलेंस
या फिर वर्क प्लेस वायलेंस क्राइसिस कहते हैं। चौथा है नेचुरल क्राइसिस। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर हमें नेचुरल क्राइसिस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हर मॉनसून में नेचुरल क्राइसिस आती ही रहती हैं। राज्य में मॉनसून के टाइम कहीं भारी तूफान आ रहा होता है, या फिर कहीं सुनामी आ रही होती है, या फिर अर्थक्वेक आ रहे होते हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगला है टेररिस्ट अटैक। अब इसे भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, क्योंकि टेररिस्ट अटैक आजकल बहुत ही आम बात हो चुकी है किसी भी देश के लिए। हर साल कहीं ना कहीं हमें कुछ टेररिस्ट अटैक की न्यूज़ सुनने को मिल रही होती है, तो इसे भी डिटेल में बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। अब जो बची हुई क्राइसिस है वो है कन्फ्रंटेशनल क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस। कन्फ्रंटेशनल क्राइसिस वो क्राइसिस होती है जब किसी देश के कुछ लोगों का समूह अपने किसी मैनेजमेंट के खिलाफ, या फिर अपने सरकार के खिलाफ, या फिर किसी सिस्टम के खिलाफ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्राइक कर देता है, या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिमांड करने लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अग्निवीर योजना। कुछ ही महीने पहले भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लागू करी थी, लेकिन कुछ लोगों के समूह को ये अग्निवीर योजना पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ स्ट्राइक जारी कर दी थी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल चल रहा है बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की मूवी का लोगों ने बॉयकॉट किया। अब इसी तरह की क्राइसिस को हम कन्फ्रंटेशनल क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। जब ये क्राइसिस किसी भी कंपनी या कंट्रीज में आती हैं तो वो पूरी कंपनी और कंट्रीज को तबाह करके रख देती हैं। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस होती क्या है और कैसे होती हैं। क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी। अब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब किसी देश में जॉब्स यानी नौकरियों की कमी होने लगती है तो उस देश में आर्थिक मंदी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये तो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस का पहला पहलू है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है देश के अर्थव्यवस्था में गिरावट, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब किसी देश के अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है तो उस देश को फाइनेंशियल क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्यों आती है। अब इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट वजह पे ही बात करेंगे। इसके ऊपर हम कभी अलग वीडियो पूरे डिटेल में बनाएंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट तब आती है जब उस देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कमी, मैन्युफैक्चरिंग में कमी और बिजनेस में कमी आती है। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट है, क्योंकि जब किसी देश में बिजनेस में कमी आती है तो वहाँ जॉब्स में भी कमी आती है, लोगों को नौकरियाँ बहुत ही कम मिलती है, और वहाँ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी आने लगती है, जिसके वजह से देश गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, और एक्सपोर्ट में कमी आने की वजह से उस देश के पास पैसों की कमी होती है, और पैसों की कमी होने की वजह से वो देश इंपोर्ट भी बहुत कम कर पाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से किसी देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। फाइनेंशियल क्राइसिस ज़्यादातर आपको 3 जगहों पे देखने के मिलेंगे, किसी कंपनी में, किसी फैमिली में, या फिर किसी कंट्री में। जब फाइनेंशियल क्राइसिस किसी कंपनी या किसी फैमिली में होती हैं तो वो सिर्फ कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉइज और फैमिली मेंबर्स पे ही इफेक्ट डालती है। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जब भी किसी कंट्री में आती हैं तो वो सिर्फ उस कंट्री पर ही नहीं बल्कि उस कंट्री में रहने वाले हर एक आम जनता और उसके साथ साथ पूरी दुनिया भर की कंट्री पर भी इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए ही फाइनेंशियल क्राइसिस और क्राइसिस के मुकाबले खतरनाक होती हैं। तो ये थी क्राइसिस की एक्सप्लेनेशन वीडियो।